हेलो दोस्तों, वेलकम टू भारती टॉक शो। आज की हमारी गेस्ट हैं सीमा त्यागी मैम, और मैम गाज़ियाबाद की पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं। तो चलिए ये पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। तो कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बस बढ़िया, और आपको देख के मैं बहुत हैप्पी हूँ आज। तो पहले तो अपने बारे में बताइए कि आपने ये कहाँ से चूज़ किया कि अब मुझे धरना देना है, ऐसा करना है। ये कहाँ से आया आपके दिमाग में, और अपनी जर्नी कैसे शुरू की ये वाली? एक्चुअल में ऐसा तो नहीं सोचा कभी भी कि धरने दे के चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। नहीं, अपना इंडिया है ना, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा हाँ, ये भी ज़रूरी है क्योंकि ढीठ इंडिया है। हाँ, हम इतने सारे हैं तो अपनी आवाज़ सही माध्यम तक पहुँचाने के लिए ये चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। जी जी हाँ। मैं सीमा त्यागी गाज़ियाबाद पेरेंट एसोसिएशन की अध्यक्ष हूँ जी। और ये एकदम से अचानक हो गया बस कि पेरेंट एसोसिएशन बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। ओके। एक्चुअली हम एनसीआर में हम लोग रहते हैं और अधिकतर हम मिडिल क्लास के लोग कहीं ना कहीं बाहर से इधर उधर से आके सेट होते हैं। और हमारा मेन एम होता है कि हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाकर सेट कर सकें। तो इसी के साथ हम देख रहे हैं कि एनसीआर में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, अब तो सारे ही देश के प्राइवेट स्कूलों की हालत ऐसी ही है कि उनकी फीस इतनी तेजी से बढ़ रही है और नए नए खर्चों के नाम पर वो पेरेंट्स को एटीएम समझने लगे हैं। बिल्कुल। तो मेरे दो बेटे हैं, बड़े वाला बेटा अब तो पास आउट हो गया, छोटा अभी भी पढ़ रहा है। अच्छा। तो ऐसे ही एक इंसिडेंट हुआ कि स्कूल ने कुछ किया और हम स्कूल को जैसे बोला तो स्कूल ने नहीं माना। तो मेरे हस्बैंड को लगा कि नहीं भाई, हमें शिकायत करनी चाहिए इसकी। डीएम ऑफिस पहुंच गए, वहाँ देखा तो बहुत सारे पेरेंट्स थे। अच्छा। सब पेरेंट्स कुछ ना किसी तरीके से प्राइवेट स्कूलों की शिकायत के साथ वहाँ थे। तो बस ये हुआ, क्यों नहीं हम सब लोग मिलकर एक प्लेटफॉर्म बनाएं और अपने बच्चों को सही एजुकेशन इन स्कूलों में मिल सके उसके लिए काम करें। तो बस वहीं से नींव डली कि सब लोग कलेक्टिवली इस फाइट को लड़ेंगे। और हमारा जो एसोसिएशन का मेन मकसद है वो ये है कि हम जब एक देश एक इलेक्शन की बात कर सकते हैं, एक देश एक राशन कार्ड की बात कर सकते हैं, एक देश एक टैक्स की बात कर सकते हैं, तो क्यों नहीं एक देश एक शिक्षा की बात करते हैं। ट्रू। हमारा सपना है कि मेरा कन्याकुमारी का बच्चा भी वही एनसीईआरटी किताब पढ़े और जम्मू कश्मीर का बच्चा भी वही एनसीईआरटी की किताब पढ़े। और पढ़ाई के लिए पेरेंट्स को जी तोड़ मेहनत ना करनी पड़े कि इन प्राइवेट स्कूलों की फीस भरी जाए। क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसी चीज़ें हैं, अगर इन दोनों की जिम्मेदारी सरकारें उठा लें तो फिर देश से भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। घर बंद हो जाएंगे लोगों के। अगर सुधार ना करना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि सच्चाई यही है मेट्रोपॉलिटन सिटी की, एनसीआर की। अब तो सब जगह ये हाल है कि हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर कमा रहे हैं, लेकिन उस कमाई का एक बड़ा हिस्सा तो मेरे बच्चों की पढ़ाई में जा रहा है। एक हिस्सा मेरे फ्लैट की ईएमआई में जा रहा है। और अगर घर से फ़ोन आ गया कि पिताजी को अटैक पड़ गया है तो पिताजी के जाने की चिंता के साथ साथ ये चिंता होती है कि यशोदा का बिल कैसे भरूंगा। तो बस यही सपना लेकर चल रहे हैं कि पढ़ाई और दवाई अगर सरकार जिम्मेदारी उठा ले तो फिर हमारा देश जो है ना वो विश्व गुरु बन जाएगा और हर एक भारतीय देशभक्ति के साथ अपना काम करेगा। क्या बात है। ओके, ये सुन के मुझे लग रहा है कि अभी मुझे भी कुछ करना है। ठीक है, लेकिन मैंने ये पॉडकास्ट इसीलिए शुरू किया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकती। तो मेरा भी यही था फंडा कि स्टार्ट करने का। बहुत सारी ऑडियंस को नहीं पता, हाँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। बिल्कुल। तो ये एक छोटी सी कोशिश है कि वहाँ तक मैं अपनी बात पहुँचा। बिल्कुल। और आप इसमें 100% सक्सेसफुल होंगी। थैंक यू सो मच। तो आप मतलब पहली फर्म आपने वो देख के शुरू किया, इसके पहले इसका मतलब कोई फर्म ऐसी नहीं थी जहाँ पे अपनी शिकायत लेके जा सकते? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था कि जहाँ एक्चुअल में हम देखते हैं कि स्कूलों की अपनी पीटीए होती है। हाँ, पेरेंट टीचर एसोसिएशन करते हैं, लेकिन वो सिर्फ कुछ स्कूलों में तो वो डमी बॉडी होती है। वो स्कूल की ही है। वो स्कूल की ही है। वो स्कूल की ही सुनेंगे ना, वो हमारी क्यों सुनेंगे? वो नहीं सुनेंगे हमारी। और दूसरे, क्योंकि स्कूल वाले जो हैं
ऐसा नहीं है कि सभी खराब हैं। और स्पेशली अगर हम गाज़ियाबाद की बात करें तो आपको ध्यान होगा, अब से कुछ साल पहले गाज़ियाबाद इंडस्ट्रियल सिटी होता था। हाँ। और जब इंडस्ट्रीज सब डंप होनी शुरू हो गई स्कूल तो शुरू हो बड़े गया। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने वहाँ पर अपने प्राइवेट स्कूल बना लिए। स्कूल शुरू हो गया। और आजकल ये स्कूलों का तो काम ऐसा अच्छा है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लॉस तो है ही नहीं। लॉस तो है ही नहीं। नहीं। तो एजुकेशन जो है ना वो बिकने लगी, और एजुकेशन टीचर्स के हाथ से निकलकर बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में पहुंच गई, और टीचर बेचारा उनकी कठपुतली बना रह गया। तो ये एजुकेशन को जो कॉमर्शियलाइजेशन हो गया, इस कॉमर्शियलाइजेशन को खत्म करके, क्योंकि एजुकेशन तो समाज सेवा हुआ करती थी। हम देखते हैं जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो लोगों ने अपनी ज़मीनें दी। विनोबा भावे जी ने भूदान शुरू किया था कि स्कूलों के लिए ज़मीन दी जाए। गांव में बड़े बड़े इंटर कॉलेज खुले, कलेक्टिवली एसएमसी बनी, उन लोगों ने उनकी जिम्मेदारी ली। लेकिन धीरे 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 एजुकेशन भी एक बिजनेस हो गई है, और आजकल तो 200% प्रॉफिट वाला बिजनेस एजुकेशन ही है। एजुकेशन प्लस मेडिकल। प्लस मेडिकल, तो ये चीज़ हमें सब तरफ दिख रही है, और हम पेरेंट्स उसमें फंस के रह गए हैं। कुछ नहीं कर सकते, हम Actually, कुछ उसमें समस्या कर ये नहीं कि पा रहे हैं। अगर हमने बहुत ज़्यादा भी कुछ कर दिया, बीइंग अ पेरेंट बोल रही हूँ मैं, कि फिर ऐसा लगेगा कि कहीं वो अपना बच्चा स्कूल जा रहा है, वो उसको टॉर्चर ना करें, उसको टारगेट ना करें। तो आप ये सोचिए कि हम पढ़े लिखे पेरेंट्स किस तरीके से कठपुतली इनके हाथों की बन गए हैं कि आप, आजकल तो एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि बच्चे के पैदा होने से पहले रजिस्ट्रेशन करा दो भाई स्कूल में। ये मेरे साथ हुआ है। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पास फोन आया है। बिल्कुल, ये है, ये सच्चाई है आज की। और मैं उस टाइम इतनी शॉक में थी, मैंने कहा बच्चा हो तो जाने दो भाई, हो तो जाने दो पहले, मैं तो उसको क्या कर रहे हो आप? देख लूं कि मेरा बच्चा आ गया, मैं तो फील कर लूं। और उन लोगों की प्लानिंग शुरू हो गई है, उनका इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया है। ये वही चीज़ है, ये बिजनेस है, और इन्होंने बिजनेस के तरीके से ही वो पढ़ाई को भी कर दिया है, और इसी वजह से हमारे बच्चे भी ऐसे निकल रहे हैं। ये तो फैक्ट है कि वो भी सिर्फ मनी माइंडेड, मुझे लगता है इसी सोच की वजह से वो हो गया, क्योंकि उनको स्कूल में वही सिखाया जा रहा है। असल में क्या है ना, अगर हम बात करें कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, थोड़ा पीछे चलें, बात करते हैं थोड़ी सी सीरियस, कि यूनेस्को ने हमें कुछ 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं शिक्षा के, कि शिक्षा सीखने के लिए जी, समझने के लिए जी, करने के लिए, इन तीनों को हम कर पा रहे हैं। एक चौथा और है, साथ जीने के लिए, और वो कंटेंट, हाउ टू लिव टुगेदर, वो कंटेंट अब शिक्षा में से मिसिंग हो गया है। पूरी एजुकेशन ह्यूमन बीइंग के लिए बनी है, और ह्यूमन बीइंग ही उस एजुकेशन में से गायब है। अब हम बात करेंगे कि जब हम पढ़ते थे, मैं अगर अपनी बात करूं, आप तो यंग हैं अभी, तो मोरल एजुकेशन के नाम पे एक किताब होती थी, नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा। उस नैतिक शिक्षा से हर एक कहानी के बाद में होता है, इससे हमें क्या शिक्षा मिली। जबकि हम सब जानते हैं, जो टीचर्स हैं वो भी जानते हैं, बीएड जब पढ़ते हैं तो ये बताया जाता है, और हम अपने बच्चों के साथ भी दे सकते हैं, बच्चा वो नहीं करता जो आप उसे कहते हो। बच्चा चाहे आपके घर का चाहे स्कूल का, वो करेगा जो आपको करते हुए देखता है। True. तो हम बच्चों को साधु संतों की कहानी बताएं, हम बच्चों कहीं महाराणा प्रताप थे, अब वो बच्चा महाराणा प्रताप को विजुअलाइज कहाँ कर पा रहा है आज की तारीख में। करेक्ट। तो मैं अपने बच्चे के सामने ऐसा आचरण खुद नहीं प्रस्तुत कर पा रही हूँ, और विडंबना यह है कि स्कूलों में भी वो आचरण नहीं दिखाई दे रहा कि जिसके जैसा बच्चे को बनना है। तो बच्चा किताबों में तो कुछ और पढ़ रहा है, और एक्चुअल लाइफ में वो कुछ और देख रहा है, तो बेचारा खुद कंफ्यूज है कि मैं क्या बन जाऊं। कौन सा वाला फॉलो। तो हमारी जो आज की पूरी एजुकेशन है वो सिर्फ रोजगार परक हो गई है, कि किसी तरीके से सेट हो जाऊं, और सेट होके, अच्छा इसमें हम एजुकेशन सिस्टम को भी दोष नहीं दे सकते। एज ए पेरेंट हम सोचें कि हम बच्चों को क्या आशीर्वाद देते हैं, खूब बड़ा आदमी बने। हाँ। अब वो बड़े आदमी की जो डेफिनेशन है सो कॉल्ड, वो मुझे खुद ही क्लियर नहीं है। मेरे लिए भी बड़े आदमी का मतलब ये है कि बहुत पैसा हो, बैंक बैलेंस हो, बहुत बढ़िया मकान हो, 4-5 गाड़ियां हो। अब उस बड़ा आदमी बनाते बनाते वो उस घर में मुझे बुढ़ापे में एंट्री देगा नहीं देगा, वो मैंने तो संस्कार दिए ही नहीं। तो मैं उसको फिजिक्स के लिए ट्यूशन लगा रही हूँ, मैं उसको केमिस्ट्री के लिए ट्यूशन लगा रही हूँ, मैथ्स के लिए ट्यूशन लगा रही हूँ, लेकिन उसको ह्यूमैनिटी सिखाने के लिए मैं कौन सा ट्यूशन भेज रही हूँ? उसको इंसान के साथ कैसे रहना है ये सिखाने के लिए मैं कहाँ भेज रही हूँ उसे? ये पूरी प्रकृति
जिसको हम सत्यानाश करते करते ग्लोबल वार्मिंग तक चले गए कि पूरे वर्ल्ड का जो मेन इशू आज है वो ग्लोबल वार्मिंग है, और हम उसको नहीं ठीक कर पा रहे हैं। और धीरे धीरे अगर देखेंगे तो इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से फैमिली वार्मिंग होने लगी है। फैमिली वार्मिंग आज का हमारा मेन इशू है कि हम धीरे धीरे हम बच्चों को क्या कहेंगे। अगर मेरे घर में एक बच्चा है, बेटा तेरा कमरा, बेटा तेरी किताब, थोड़ा सा बड़ा हुआ बेटे तेरे बाइक, तो इंडिविजुअलिटी तो मैं उसको सिखा रही हूँ। जबकि हम अपना जमाना याद करें तो सब कुछ कलेक्टिव होता था, सब कुछ पूरे परिवार का होता था, सारे बच्चों का, फैमिली का भी एक थोड़ा सा एक इफेक्ट उसका भी आया है कि न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से। अब पता है ये चीज़ मैं एक ऐड ऑन करना चाहूँगी। मेरा बच्चा भी छोटा है, तो अब क्योंकि मुझे बेसिक से सीखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है कि स्कूल में पढ़ाया भी उतना ही जा रहा है, न्यूक्लियर फैमिली के बारे में पढ़ाई जा रही है। बस उतना ही है, उतना ही है। एक फैमिली ट्री मिला था मेरे बच्चे को बनाने के लिए, मम्मी पापा ग्रैंड पेरेंट्स खत्म, बस सिबलिंग्स बस इतना ही। और हम जब पढ़ते थे हमारे चाचा भी हैं, बड़े पापा भी हैं, बड़ी मम्मी भी हैं, नाना नानी सब हैं, पर वो नहीं है। मतलब हम जिस एरा में पढ़े हैं, बढ़े हैं, तो अपने पापा को पापा कहते हैं ये तो बाद में सीखा। नहीं तो बड़े पापा, बड़े पिताजी, ये सब सीखते थे। तो ये अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें अपनी एजुकेशन पे, हमको याद होगा कि हमारी जो आज की एजुकेशन है वो पूरी मैकाले के ऊपर बेस्ड है। बिल्कुल। और मैकाले जब हिंदुस्तान में आए थे तो जब यहाँ से घूम कर वो वापस गए तो उन्होंने अपनी ब्रिटिश संसद में ये कहा था कि मैं ऐसा देश देख कर आया हूँ जहाँ मुझे एक भी भिखारी नहीं दिखाई दिया, जहाँ मुझे एक भी चोर दिखाई नहीं दिया, और इतने ऊंचे आदर्शों के व्यक्ति सिर्फ उसी देश में बसते हैं। और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि युद्ध के जरिए हम उस देश को जीत सकते हैं। अगर हमें उसको जीतना है तो हमें उनकी ये सांस्कृतिक विरासत और उनकी गुरुकुल शिक्षा पद्धति इसको खत्म करना पड़ेगा। और हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने धीरे धीरे यही शुरुआती यही किया कि उन्होंने हमारा सामाजिक ताना बाना बिगाड़ा, हमारी एजुकेशन सिस्टम जो इतनी अच्छी थी, जिसके बल पर हम विश्व गुरु कहे जाते थे, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी। आज क्या हम इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति में 8 साल का बच्चा गुरुकुल जाता था और 25 साल का होकर निकलता था, और उस पूरी एज के दौरान वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता था। कितनी बड़ी बात। आज हम सोच सकते हैं इसको कि कितने ऊंचे आदर्श उस वक्त सिखाए जाते थे। आज हमारे पास आदर्श कहाँ है सिखाने को, है ही नहीं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हम फिर से जंगलों में गुरुकुल बना दें, वहां भेजें, लेकिन हमारी जो अपनी एजुकेशन थी उस एजुकेशन को हम कहीं छोड़ गए। भारत की का जो रूट है उसको लेके चलना चाहिए, उसको लेके हमें चलना चाहिए। और साथ साथ जितने डेवलपमेंट हो रहे हैं इनको भी लेकर चलना साथ में लेकर चलना, इनको हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम जमाने के साथ चलेंगे। लेकिन जमाने के साथ चलते हुए हमारा कैरेक्टर जो है वो पानी के साथ होना चाहिए कि जब गर्मी मिली तो भाप बन के उड़ जाए, और जब सर्दी मिली तो बर्फ बन गया, और जब अपने नॉर्मल में आ गया तो वो फिर से पानी बन गया। लेकिन हम पश्चिमी सभ्यता के पीछे दौड़ते दौड़ते अब उसने असलियत को कहीं पीछे छोड़ा है। पहले शुरू करते हैं गवर्नमेंट स्कूल से। गवर्नमेंट स्कूल में भी करप्शन है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे भी हैं। तो आपने कभी वो सारी चैलेंजेस फेस किए हैं? ये बात सही है कि हमारे हिंदुस्तान में करप्शन जो है ना वो दीमक की तरह लग गया है। और हम उसको किसी एक पर्टिकुलर फील्ड पर या किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन तक नहीं सीमित रख सकते। ठीक है। और हम ये चाहें कि सरकारें करप्शन रोक पाएंगी, नहीं। करप्शन करने वाले हम और आप हैं, तो सरकार क्या हमारे ऊपर बैठेगी? पहले मुझे खुद को समझना होगा कि मैं ना तो खुद गलत करूंगी ना किसी गलत का हिस्सा बनूंगी। आप देखिए, अगर हम अपनी ही बात करें कि मुझे कहीं पासपोर्ट बनवाना है, अब मैं पहले दिमाग में लूज पोल ढूंढती हूँ कि कैसे कैसे वहां से एंट्री होगी, किसको पकड़ूं, किसके थ्रू बनाऊं। आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाइए तो वहां आपको लाइसेंस करने वाला कोई ना कोई मिल जाएगा। अब उन लोगों को बढ़ावा कहाँ से मिल रहा है? हम ही लोग दे रहे हैं ना। जब मेरे पास हर एक चीज के पेपर्स पूरे हैं
और सब कुछ लीगल तरीके से मैं कर सकती हूँ, तो सिर्फ थोड़ा सा अपना टाइम बचाने के लिए मैं उन लोगों को लाइन में ना लगना पड़े, मैं उन लोगों को कुकुरमुत्ते की तरह पलने दे रही हूँ। अगर मैं अपने आप कर सकूँ। रही सरकारी स्कूलों की बात, कुछ तो है और कुछ दिखाया ज़्यादा जाता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि, पता नहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि एजुकेशन के लिए अगर बच्चा मुझे बुलाना है तो मिड डे मील जैसी व्यवस्था रखने की क्या आवश्यकता है? अभी मैं यही बोलने खाने के बहाने बच्चा पढ़ेगा क्या? मतलब अभी भी हम अपने देश के अभिभावकों को, बच्चों को ये नहीं समझा पा रहे कि एजुकेशन कितनी जरूरी है। भूख से ज्यादा जरूरी शिक्षा है। क्या मिड डे मील इस थॉट से शुरू हुआ था कि हम बच्चे अट्रैक्ट करेंगे, या फिर इसके लिए कि भूखा ना रहे बच्चा, गरीब बच्चा जो है? एक दोनों ही चीजें आप मान सकते हैं। हम डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं, जी। हम वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमी बन रहे हैं, और फिर भी मेरे पास 80 करोड़ ऐसा व्यक्ति है कि जिसे मुझे राशन देना पड़ रहा है। सच्चाई यही है। सच्चाई ये है। तो जब एजुकेशन के साथ साथ एक शिक्षक के ऊपर एक्स्ट्रा चीजें ओढ़ दी जाती हैं, तो फिर वो एजुकेशन देने लायक नहीं रहता। अगर हम आज भी बात करें सरकारी स्कूल की, हो सकता है व्यवस्थाएं सुधर रही हैं और सुधरने में टाइम लगेगा, लेकिन अभी भी बहुत से स्कूल ऐसे हैं कि जहां बच्चा टाट पट्टी पर बैठ रहा है। अभी भी बहुत से स्कूल ऐसे हैं मेरे कि जहाँ की छत से पानी टपक रहा है। अभी भी स्कूल ऐसे हैं कि वहाँ मिड डे मील की जिम्मेदारी वहाँ के अध्यापक की है। सिलेंडर अगर खत्म हो गया तो अध्यापक अपना स्कूटर, अपनी साइकिल उठा के जाएगा, सिलेंडर का इंतजाम करेगा। देश में इलेक्शन कराना हो तो अध्यापक चाहिए, देश में जनगणना करानी हो तो अध्यापक चाहिए, बिल्कुल। देश में पेड़ गिनवाने हैं तो अध्यापक चाहिए, गवर्नमेंट वाले। देश में अगर पशु गणना करनी है तो शायद वहां भी अध्यापक ही चाहिए। तो उस अध्यापक को, जिसको साल में 220 दिन ही स्कूल में पढ़ाने के मिलते हैं, उनमें भी आप ये सारे काम उससे कराएंगे तो वो शिक्षा कब देगा? वो शिक्षा कब दे पाएगा? दूसरे, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधरने का सिर्फ एक तरीका मैं बताती हूँ, और मैं चाहूंगी कि आपके दर्शक इस बात को सपोर्ट करें, कि जिस दिन एक आदेश ये जारी कर देगी भारत सरकार कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, लेके चपरासी से और डीएम तक, उन सबके बच्चे उस एरिया के सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। अच्छा, ये एक बीच आया था, क्या हुआ इसका? ये आया था और किसी शिक्षक ने ही डाला था जी। तो क्योंकि आप समझते हैं ना, जैसे हमारी संसद में होता है कि सांसदों की अगर सैलरी बढ़नी है तो विपक्ष पक्ष सब मेज बजा के एक दूसरे का समर्थन करके सब बढ़ा लेते हैं। तो ऐसी चीजें जब आती हैं तो उनको बाईपास कर दिया जाता है। तो अगर, मुझे लगता है हमारी आज की जो सरकार है उसमें ये इच्छा शक्ति है, वो कर सकते हैं ऐसा। कम से कम मेरे उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है। मेरे उत्तर प्रदेश में तो मुझे उम्मीद बनती है, जैसे लोग उम्मीद इसी सरकार से कर सकते हैं कि ऐसा कुछ चेंज ला देंगे, ऐसा आदेश पारित हो जाए कि अगर गाजियाबाद की मैं बात करूं कि गाजियाबाद के डीएम का बच्चा, गाजियाबाद के बीएसए का बच्चा, गाजियाबाद के कम से कम एजुकेशन विभाग में जो अधिकारी हैं, उन सबके बच्चे उन सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। तो आप सोच के देखिए कि जब एक रिक्शा वाले का बच्चा और एक डीएम का बच्चा एक ही क्लास में पढ़ेगा तो वो स्कूल अपने आप सुधर जाएगा। उस स्कूल में पानी की व्यवस्था की दिक्कत नहीं होगी, और जो शिक्षक खड़ा है वो भी पढ़ाएगा, क्योंकि उसको पता है यहाँ क्लास में डीएम का बच्चा भी बैठा है। तो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के लिए कुछ ना कुछ हार्ड स्टेप उठाने पड़ेंगे। हम सिर्फ इसमें लगे रहें कि बर्तन बांट दें, हम सिर्फ इसमें लगे रहें कि मिड डे मील बांट दें, हम फ्री किताबें भी दे रहे हैं, हम यूनिफॉर्म का पैसा भी दे रहे हैं, हम और स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी, मुझे आपका नहीं पता भारती जी, लेकिन मैं अपना कह सकती हूँ कि मैं तो सरकारी स्कूल से ही पढ़ी हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था तब खराब हुई जब एक सरकार ने शिक्षा मित्रों की एंट्री कर दी। तो सरकारी स्कूल जो है वो मोहल्ले का ग्राउंड बन गए, गांव की शादियां होती हैं वहाँ। हाँ। शाम को बुजुर्ग लोग बैठ के ताश खेलते हैं। हाँ। दिन में सारे युवा लोग वहाँ क्रिकेट खेलते हैं। अब आपने बोला ना मैंने नहीं पढ़ा, इसी रीजन से हमारे एडमिशन नहीं हुए ना, इसी वजह से फिर वहाँ पेरेंट्स ने भेजना बंद कर दिया ये। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी, कोई तो बात है फितरत में उसकी, यूं ही बड़ाई नहीं होती, चोटियों पर झंडे यूं ही नहीं करते, कौन कहता है कि चढ़ाई नहीं होती।
फूल न सही कीचड़ तो न उछालो यारो। कौन कहता है कि सरकारी स्कूल में आज भी पढ़ाई नहीं होती? आप हमारे सेंट्रल स्कूल देखिए, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय देखिए, यही कि वहां तो होड़ लगी हुई है पढ़ाई एडमिशन होती के है। लिए। नवोदय विद्यालय देखिए, वहां पढ़ाई होती और है। एडमिशन इजीली मिलते नहीं है वहां पे। एडमिशन नहीं, क्योंकि अभी वो संख्या में कम है। हमारी जो, मुझे जो लगता है हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हम बहुत सारे हैं और सुविधाएं कम पड़ जाती हैं जी। तो अगर केंद्रीय विद्यालय जैसे सरकारी विद्यालय चंद हैं तो क्यों नहीं हम उनकी संख्या बढ़ा सकते हैं और इन प्राइवेट स्कूलों की दुकानों को बंद कर दें। एक जैसी एजुकेशन सबको मिलेगी। पर क्योंकि आप तो हो सिस्टम में हो, तो ये बंद करने वाली जो बात है ये कुछ लोग को चुभेगी कि फंडिंग भी तो मुझे लगता है जाती है। बस प्रॉब्लम ये है ना कि देखिए होता क्या है कि चीजें चैनलाइज होती हैं। जितना पॉलिटिकल पार्टीज को फंड प्राइवेट हॉस्पिटलों से और प्राइवेट स्कूलों से जाता है उतना कहीं नहीं जाता। तो फिर इनको कैसे बंद किया जा सकता है? लेकिन बंद नहीं कर सकते, चलिए, लेकिन एक कंट्रोल, एक चेक तो लगा सकते हैं। जैसे अब से 15 साल पहले तक यूपी में कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी जो इन प्राइवेट स्कूलों को कंट्रोल कर सके। तो ऐसे ही किसी प्राइवेट स्कूल का कुछ मुद्दा हुआ, हम लोग खड़े हुए, डीएम के पास गए तो डीएम मैडम ने ये कहा कि मुझे लॉ बता दीजिए किस लॉ के अंतर्गत मैं इन पर एक्शन लूं। अच्छा। तो हम तो एक आम पेरेंट, हमें लगा लॉ तो होगा जरूर। बिल्कुल। तो हमें आश्चर्य हुआ ये जानकर कि प्राइवेट स्कूलों को रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी यूपी में थी ही नहीं। तो फिर फी रेगुलेटरी बिल आया योगी सरकार के समय 2018 में। उस फी रेगुलेटरी बिल को बनवाने में गाजियाबाद के अभिभावकों की बहुत बड़ी भूमिका रही। और हमें प्रशासन के साथ रूबरू भी होना पड़ा, कुछ एफआईआर वगैरह भी देखनी पड़ी। लेकिन हमारे उस वक्त गाजियाबाद के सभी विधायकों ने, सांसद ने बहुत साथ दिया। हम लोग लखनऊ तक गए, फी रेगुलेटरी बिल बना। हर एक जिले में डिस्ट्रिक्ट फी रेगुलेटरी कमेटी बनी जिसको डीएफआरसी के नाम से जानते हैं। और उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो गई, कुछ रह भी गई। अच्छा। क्योंकि बेसिकली सरकार बनाने के लिए पैसा तो चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? तो कुछ उन लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए भी करना था। क्योंकि होता क्या है कि धीरे धीरे चीज़ों की मोनोपोली होनी शुरू हो जाती है और अपने सरकारी स्कूलों के साथ सरकार का सौतेला व्यवहार हो जाता है और इन प्राइवेट स्कूलों को कुकुरमुत्तों की तरह उगने दिया जाता है। तो फिर क्या हुआ कि फी रेगुलेटरी बिल बन गया। अभी भी उत्तर प्रदेश में सारे जिलों में डीएफआरसी नहीं बनी है। अब थोड़ा सा रुकूंगी मैं यहाँ पे। डीएफआरसी एक बार बता दीजिए क्या है, क्या क्या इसके अंदर आता है? डीएफआरसी जो है, जब 2018 में फी रेगुलेटरी एक्ट बना तो उसके अंतर्गत ये था कि सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट फी रेगुलेटरी कमेटी बनेगी। ठीक है। जो डीएम की अध्यक्षता में काम करेगी। बीएसए भी उसके होंगे, डीआईयूएस भी होंगे, एक सीए भी होगा। अच्छा। और एक पेरेंट्स की तरफ से भी कोई रिप्रेजेंटेशन होगा। तो 2018-19 में जब डीएफआरसी गाजियाबाद में बनी तो उस वक्त की डीएम मैडम ने यहाँ स्कूलों का ऑडिट कराया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शायद 20 या 22 स्कूलों का ऑडिट हुआ। और गाजियाबाद के जो बड़े बड़े सो कॉल्ड स्कूल माफिया हैं, सॉरी किसी को खराब लगे तो, अरे नहीं वो उनके पास करोड़ों का सरप्लस पाया गया, करोड़ों का सरप्लस निकला। लेकिन सरकार उस सरप्लस को नहीं इस्तेमाल कर पाई, उनको नहीं कह पाई आप सरेंडर करो। बस ये क्लोज लगा दिए गए कि आप 3 साल से पहले जो है ड्रेस नहीं बदल सकते, स्कूलों में कॉपी किताबें नहीं बेच सकते और जो है लगभग 9% से बिक रही हैं, बिकती हैं। हाँ। देखिए हमारे हिंदुस्तान की एक सच्चाई ये भी है कि फाइलों में बह रही प्रगति की धारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारे पास नियम कानून बहुत हैं, हमारे पास कमेटियां बहुत हैं, हमारे पास रूल्स बहुत हैं और बनाती भी हैं कमेटियां रूल्स। लेकिन उन रूल्स का फॉलो अप हमारा सिस्टम नहीं ले पाता। आदेश बहुत पारित होते हैं। अब फी रेगुलेटरी बिल बन गया लेकिन अभी तक पूरे जिलों में डीएफआरसी का गठन तक नहीं हो पाया है और जहां है वहां वो काम नहीं कर रही हैं। ये तो हम जिस धरती पर बैठे हैं गाजियाबाद में, वहां डीएफआरसी ने काम किया और लगभग 20-22 स्कूलों का
ऑडिट किया और उन पर करोड़ों करोड़ों का सरप्लस मिला, तो कुछ स्कूलों को आदेश भी दिया कि आप इतना पैसा पर बच्चा वापस भी करेंगे। अच्छा। जिसमें एक दो स्कूल ने किया, बाकी सब कोर्ट चले गए। कुछ स्कूलों ने किया भी, ऐसा नहीं है कि सारे स्कूल ऐसे ही है, कुछ स्कूलों ने वो पैसा वापस किया भी। जैसे मैं बात करूं, मेरा बेटा उस दौरान सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल में पढ़ता था। अच्छा। तो पर बच्चा लगभग 3,500 रुपये उन्होंने पेरेंट्स को वापस किया कि भाई ये DFRC के थ्रू आपको वापस देना है। और ये पेरेंट्स को पता भी नहीं है एक्चुअल में चीज़ों का, हाँ। कि आपका स्कूल 9% से ज़्यादा फीस नहीं बढ़ा सकता। 9%? उस 9% में 5% प्लस CPI इंडेक्स जो आता है, CPI इंडेक्स लगभग 4-4.5% इतना ही रहता है। तो इससे ज़्यादा स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता, और फीस बढ़ाने से पहले DFRC की परमिशन लेनी होगी। स्कूल अपने प्रीमाइसिस में कॉपी किताबें यूनिफॉर्म नहीं बेच सकता, लेकिन हम पेरेंट जागरूक नहीं हैं। दूसरे, पता नहीं क्यों हम अपने बच्चों को अपनी कमजोरी समझते हैं। जैसे आप पहले कह रही थी कि हमें लगने लगता है कि हमारे बच्चे को स्कूल टॉर्चर ना करे, तो जो हमारी एसेट्स है, मेरा बच्चा, वो मेरी कमजोरी बन गया। दूसरे, एज ए पेरेंट अगर मैं उसके सामने उदाहरण नहीं प्रस्तुत करूंगी कि अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ाई होती है, तो बड़ा होके वो क्या बनेगा हम नहीं जानते। ओके, तो अब आप कह रहे हो कि नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, कर नहीं सकते, और जो बेच रहे हैं उनका क्या करना है? अब बीइंग अ पेरेंट मैं क्या कर सकती हूँ, आप बताइए, मैं अपनी कंप्लेन कहाँ लेके जाऊँ? आप बिल्कुल कर सकती हैं, और सबसे पहले तो यही है कि आपके तो गाजियाबाद में गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन है ही, बहुत लंबी चौड़ी टीम है। हाँ। आप सिर्फ एक फोन कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं, नहीं तो आपके पास अपना लैपटॉप है, फोन है, आप सीधा मेल कीजिए, DFRC को मेल कीजिए, DM को मेल कीजिए, सीधा आप मेल कीजिए, आप शिकायत डालिए कि भाई स्कूल ये इलीगल कर रहा है। ये इलीगल है, मतलब ये इलीगल है, इलीगल स्कूलों में किताबें कॉपी बेचना इलीगल है, यूनिफॉर्म, ये सब इलीगल है। स्कूल की एक्टिविटी सिर्फ पढ़ाना है, स्कूल की एक्टिविटी एजुकेशन देना है, लेकिन स्कूलों ने कर क्या लिया कि भाई अब स्कूल भी तो फैमिली बिजनेस हो गए हैं ना। हाँ। कि फैमिली के 2 बेटे जो हैं वो स्कूल खोल रहे हैं, एक बेटे को जो है ड्रेस की दुकान खुलवा दी, एक बेटे को शूज का शोरूम खुलवा दिया, एक को बैग बोतल सब खरीदवा दिया, तो पूरा फैमिली बिजनेस चलेगा ना, कि वहां से फला दुकान से ले लें, फला दुकान से ले लें, फला दुकान से ले लें, नहीं तो हम दे रहे हैं। एक चीज़ और है, ये जो कॉपी आती है, टेक्स्ट बुक, नोटबुक, जो भी है सब कुछ, एक अपना ना प्रमोशन के लिए मुझे लगता है इन लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग बना रखी है। XYZ स्कूल दिस। अब वो कॉपी खत्म हो गई आपकी, अब आपको कहाँ से लेना है? क्योंकि वो मिलेगा नहीं ना, वो मिलेगा नहीं कहीं। तो हम, और हमारे टाइम में वो नॉर्मल कॉपी आती थी भाई, कहीं से भी खरीद लो। और दूसरे एक चीज और आप देखेंगे, जो आप अपने आप मार्केट से बुक कॉपी खरीद कर लाएंगी, 100 रुपए की उसकी थिकनेस कुछ और होगी, और जो स्कूल देगा उसका फ्रंट कवर बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे से लोगो बना होगा, स्कूल का नाम होगा, बच्चा खुश होगा उसको देख के, और उसकी थिकनेस इतनी सी रह जाएगी। तो हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। देखिए, कोई भी अभिभावक है, चाहे आप हैं चाहे मैं हूँ, बड़ी गाढ़ी कमाई का पैसा है, बड़ी मेहनत का पैसा है बहुत। और हम तो बड़े बड़े घरों से छोटों में आ गए, और ये स्कूल जो 2-2 कमरों से शुरू हुए थे, ये शहर में 3-3, 4-4 ब्रांच खोल के बैठ गए। और इससे भी अगर हम आगे चलें कि CBSE से एफिलिएशन ले लिया और प्रदेश सरकार से NOC ले ली। एक और गजब की बात आपको बताती हूँ, जो आपके व्यूअर्स तक भी पहुँचे, कि जब भी कोई स्कूल अगर खोलना है किसी को, तो वो राज्य सरकार से NOC लेनी होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, हाँ। और राज्य सरकार की उसमें शर्तें होती हैं कुछ, कि आप जो है अपने जिस एरिया में स्कूल खोल रहे हैं, उस एरिया के 25%, अपने स्कूल के 25% बच्चों के एडमिशन राइट टू एजुकेशन के तहत, जो 2010 में बना था, उन गरीब बच्चों को एडमिशन देंगे। ये उसमें क्लोज होता है। लेकिन उस एरिया के, ठीक है, जैसे ये ग्रेटर नोएडा है, जैसे ये ग्रेटर नोएडा है, यहाँ का पर्टिकुलर कोई स्कूल है, ठीक है, किसी उस लोकेलिटी में, उस वार्ड में, तो उस वार्ड के 25% बच्चों को आप RTE के थ्रू एडमिशन देंगे। कौन से 25%? जो वीकर सेक्शन में आएंगे, जो अब तो ये सब कुछ ऑनलाइन है, BSc इसके करता धरता है सब, और BSc ऑफिस से ही ये ऑनलाइन होते हैं।
जैसे, और आप भी इसके लिए जागरूक कर सकती हैं। आपके घर की मेड है, आपका प्रेस करने वाला है, आपका दूध वाला है, जी, जी, जी। उनके बच्चों को वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे भी हमारे बच्चों जैसे स्कूल में पढ़े। हाँ। तो उनको राइट टू एजुकेशन के तहत 25% एडमिशन देने होते हैं। और फीस उनकी तो सरकार के जिम्मे है, वो तो सरकार उनको पे करती है स्कूल को, उनका सरकार पे करती है। और आपके गाजियाबाद में पिछले साल पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा आरटीई के एडमिशन गाजियाबाद प्रशासन की और गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन की वजह से सबसे ज्यादा एडमिशन गाजियाबाद में हुए हैं। अभी लेटेस्ट मैं आपको बताती हूँ, इस सेशन ये में आप लोगों ने कराया? बस सारी टीम मिलके करती है, मतलब प्रशासन साथ करता है। वही कुछ चीज़ है। जागरूक पेरेंट्स हो जाते हैं कि जो खड़े होते हैं साथ में, हाथ से हाथ मिला के। तो उत्तम स्कूल है, उत्तम स्कूल में आरटी के एडमिशन को उन्होंने मना कर दिया, नहीं लेंगे। पेरेंट का फोन आया। अब देखिए, छोटी छोटी बच्चियां वो भी चाहती हैं कि हम इस स्कूल में पढ़ें। बिल्कुल। तो उसके लिए एसोसिएशन को प्रोटेस्ट करना पड़ा, प्रशासन ने साथ दिया। अल्टीमेटली 6-7 दिन वहाँ प्रोटेस्ट करने के बाद वो पेरेंट्स बेचारे, वो माएँ, मुझे कभी कभी सिहरन होती है कि एक मम्मी तो ऐसी थी उनमें कि उसका एक छोटा बच्चा, और वो बच्ची 6 साल की जिसका उसमें नाम आया हुआ है, और उस छोटे बच्चे को फीवर हो रहा है, लेकिन वो दिन रात वहाँ बैठी रही कि मुझे अपनी बच्ची को एडमिशन कराना है जब मुझे ये राइट मिला है। पेरेंट्स कहते हैं जब राइट टू एजुकेशन दिया है सरकार ने, तो सरकार इस बात की भी जिम्मेदारी अपने अधिकारियों को दे कि तुम्हारे एरिया में जितने आरटी के एडमिशन है, अगर आप वो नहीं करा पाते हो तो आपको कुछ ना कुछ पेनल्टी वश जरूर करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी अधिकारी है, मेरे और आपके टैक्स के पैसे से ही तो उसकी तनख्वाह जा रही है। लेकिन अधिकारी भी इस चीज को नहीं समझते और उनका बस भी बेचारी गरीब जनता पर चलता है। और मुझे क्या लगता है कि जो पेरेंट्स हैं, जैसे स्कूल है, बड़ा स्कूल है, अब इसके कुछ ट्रस्टी होंगे, जो लोग भी होंगे, मुझे लगता है इनका भी प्रेशर होता है कि आप ऐसे लोगों को स्कूल में नहीं डाल सकते, हमारे बच्चों के साथ ये बच्चे नहीं बैठेंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी होगा। हमारी जो है ना सामाजिक ताना बाना कैसे बिगड़ रहा है। मैं क्यों बोल रही हूँ, मेरा एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है डांस का, लोगों को नहीं पसंद आता। जैसे मेरा बड़ा मन करता है कि जो नहीं कर सकते, मैंने 2-3 बार कोशिश भी की कि जो मेरी मेड है उनके बच्चे को सिखाने का करके, पर पेरेंट्स को, मुझे हमेशा लगता है कि अगर पेरेंट को पता चला ना कि ऐसे होगा, तो उनको सबसे पहले ऑब्जेक्शन हो कि आप सेम क्लास में ये नहीं कर सकते, तो मुझे जब भी करना है तो मुझे अलग से करना है, उनको सिखाना पड़ेगा। पर कभी अलाउ नहीं करेंगे पेरेंट्स कि आप मेरे बच्चे के साथ इस बच्चे को एडमिशन ले लीजिए। अब अगर मेरी इतनी छोटी सी फर्म है, अगर मैं फेस कर रही हूँ, तो अब ये देखिए कि हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, सामाजिक समरसता की बात हम करते हैं, हम शबरी को भी पूजते हैं। हाँ, जिसके झूठे बेर रामचंद्र जी खा गए थे। पर वही वाली बात है ना कि ये रामचंद्र जी ने खाया। हम रामचंद्र जी को आदर्श मानते हैं। हाँ, लेकिन क्या उनके चरित्र का तिनका भर भी हम अपने अंदर ला पा रहे हैं? नहीं। तो हमें पहले सामाजिक ताने बाने को सुधारना होगा, हमें पहले समाज को सुधारना होगा। और देखिए, आप लेकर चलिए परिवार, पहले मैं अपने परिवार में ठीक कर लूं सब कुछ। ठीक बात। परिवार ठीक हो जाएंगे तो 10-15 परिवारों से मिलके एक मोहल्ला ठीक हो जाएगा। मोहल्ला ठीक हो जाएगा तो एक शहर ठीक हो जाएगा। शहर ठीक हो जाएगा तो एक डिस्ट्रिक्ट ठीक होगा, और धीरे धीरे जो हमने सपना देखा है वसुधैव कुटुंबकम का, वो ठीक हो जाएगा। तो मुझे पहले अपने से ये चीज चेंज करनी पड़ेगी कि मैं अपने बच्चे को जो खाना दे रही हूँ, अगर मेरी मेड के साथ बच्चा है, मैं उसी के साथ बैठा के उसको भी वही खाना सेम टेबल पर बैठ के खिला पाती हूँ या नहीं। पहले तो अपने आप को चेक करिए, अपने आप को चेक करिए। ट्रू। सबसे बड़ा बदलाव और सबसे बड़ी देश सेवा से है। ये पश्चिमी सभ्यता जब आई अपने भारत में, कुछ तो दोष तभी से ही आई है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हर वक्त अगर हम दोष बाहर ही ढूंढेंगे तो बदल नहीं पाएंगे। हम अपनी मानसिकता को भी देखें कि हमारी वही पीढ़ियों दर पीढ़ियों खून में वही बसा चला रहा, देख रहे हैं। हाँ। वही चीज उसमें आ गई ना कि ये लोअर कास्ट है। गांव में तो अभी भी आप नहीं मानोगे, अभी भी वो सब चीजें चलती हैं, थालियां अलग हैं, ये सारी चीजें अलग हैं, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन अभी भी गांव के सिस्टम को अगर हम देखेंगे ना,
तो जैसे हमारे घर में कोई काम करने आया तो जो घर का मुखिया है वो उससे भी पूछता, बेटे को स्कूल भेज रहा है नहीं, हाँ, कुछ दिक्कत हो तो मुझे बताना। हाँ हाँ, जिम्मेदारी है अभी, है ली हुई है, हाँ। जिम्मेदारी ली हुई है कि हाँ उस जिम्मेदारी को हम देख सकें। तो हमें सबसे पहले अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि कहना नहीं चाहिए लेकिन हम इंसान सिर्फ कहने के लिए रह गए। हम जो हैं वो जीव चेतना में जी रहे हैं, हम मानव चेतना में नहीं जी रहे, जिसको अगर थोड़ा सा और डीपली समझने की कोशिश करें कि हम सिर्फ सो रहे हैं, खा रहे हैं, अपना पेट पालने के लिए कमा रहे हैं, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए कमा रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं। भगवान ने इस धरती पर जन्म दिया है, हर एक व्यक्ति अपनी एक यूनिकनेस लिए हुए है। इस समाज को, इस धरती को क्या देकर जाओगे? सिर्फ ले ही ले रहे हो। और ये अवेयरनेस नहीं है और ये कॉन्शियसनेस बिल्कुल कहीं पे भी डॉट नहीं है, डॉट नहीं है कि आप उन्हें लग रहा है बस यही जीवन है। मुझे हमेशा से लगता है कि मैं जब अपने एंड टाइम पे पहुंचूंगी, मेरा मतलब कोई अगर मुझे पूछे ना कि तुम्हारा क्या ड्रीम क्या है, मेरा ड्रीम वो है, बहुत अजीब लगेगा, हो सकता है मेरे पेरेंट्स को या घर में सबको बहुत अजीब लगे, मैं चाहती हूँ जिस दिन मैं मरूँ ना, उस दिन मेरे काम से नहीं, लोग मुझे एक बार ज़रूर ये देखने आए कि भाई उस बंदी को एक बार लास्ट उसकी मतलब वो खत्म हो गई, मेरे को उसको मिलने जाना, देखने जाना है बस। मुझे वो मरने के बाद वो भीड़ चाहिए बस। तो वो देखें, और वो कब आएगी? वो मेरे पैसे कमाने से नहीं आएगी, कुछ हटके समाज को क्या दे के जा रही हूँ। और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लोगों में अवेयरनेस दे रही हैं, जागरूकता फैला रही हैं। जितना हो सकता है ना, मैं अपने लेवल पे बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं यहाँ से करूँ, मैं ये भी करूँ, मैं ये भी करूँ। बहुत अच्छा, क्योंकि लोगों को अलग अलग इशू से रिलेटेड जागरूक करना ये बहुत बड़ी समाज सेवा है, बशर्ते वो लाफ्टर वाले उसमें ना पहुंच जाए जो आजकल चल रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता हो, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो। और आपने ये आज बहुत अच्छी चीज पकड़ी कि हम एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, लोगों को कितनी चीजें पता लगेंगी। जैसे बहुत सारी चीजें अभी नहीं पता थी हमें। हाँ, तो वो चीजें जितना भी हम नॉलेज रखते हैं, जितना हम दे सकते हैं तो उतना दें। और बच्चे की जो एजुकेशन है ना, वो वास्तव में घर से शुरू होती है। हाँ, और आज भी वही चीज है कि बच्चे की माँ उसकी पहली गुरु होती है। यही जो हमने सीखा हुआ है। नहीं, सही बात है। तो चलिए फिर आगे का वही स्टार्ट करते हैं। फीस प्राइवेट स्कूल बढ़ाते जा रहे हैं, आपने बोला DFRC के थ्रू सारी चीज़ें हैं हमारे पास, राइट, नहीं कर सकते। और अगर हमें कंप्लेन करनी है तो हम डायरेक्टली मेल कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। अब एक चीज़, क्योंकि आप अपने एसोसिएशन के बारे में बात करें, अब अगर एक नॉर्मल जनता को आपसे जुड़ना हो, मुझे भी, जैसे अगर मुझे आपके साथ काम करना है, तो क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन, एक बार तो आप वो भी बता दीजिए मुझे। देखिए, हम जो हैं एक सामाजिक संस्था है, ठीक है, और हमारे साथ क्रांतिकारी लोग जुड़े हुए हैं। कभी कभी मुझे अपने सब साथियों को देख के लगता है, आपको एक अच्छी सी बात शेयर करूंगी कि हमारी जो अपनी एसोसिएशन है वो एक बड़ा पूरा परिवार है। कि मुझे सब दीदी कहते हैं और मेरे लिए सब छोटे बड़े भाई बहन हैं। तो हमारा जो संबंध है ना, वो भैया दीदी वाला संबंध अधिकतर सबका है। और हम पारिवारिक तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और हम सब लोगों ने जो कोर में जो 21-22 लोग हैं, 14-15 साल हमारी इस एसोसिएशन को हो गए, और हमने किसी भी अभिभावक से आज तक एक भी पैसा किसी भी नाम से नहीं लिया। उनका काम कराने के लिए नहीं लिया। हम अपनी एसोसिएशन को ज्वाइन करने के लिए कोई सदस्यता शुल्क नहीं रखते। ठीक है। हमारा कोई भी पेरेंट्स, कोई भी अभिभावक हमारे साथ जुड़ सकता है। बस उसके लिए कंडीशन सिर्फ ये है कि वो ईमानदार हो सबसे बड़ी बात है, और देशभक्त हो। क्योंकि आजकल हमें ऐसे हिंदुस्तानियों की जरूरत नहीं है जो देश के लिए मर मिट सके। वो काम कर गए लोग, अब देश आजाद हो गया। ठीक है। अब हमें ऐसे युवाओं की जरूरत है कि जो जिंदा रहकर इस देश को, जो धीरे धीरे दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, उसको वहां ले आए, वापस ले आए। और उसके लिए शिक्षा ही माध्यम है। देखिए, आप समझती होंगी कि शायद स्वामी विवेकानंद जी ने या दयानंद जी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है,
जो पिएगा वही दाड़ेगा। क्या बात तो हम ये चाहते हैं कि मेरे देश का हर एक बच्चा शिक्षित हो और मुझे एक भी परिवार को फ्री में राशन ना देना पड़े। मैं अपने देश के हर एक बच्चे को इस लायक बना सकूं कि वे अपने परिवार का भरण पोषण करने लायक कमा सके। और ये हर व्यक्ति जानता है कि अब बच्चा जो यूथ है, जो ये न्यू जनरेशन है, यही आगे का फ्यूचर, यही आगे का फ्यूचर है। और हम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम सबसे यंग देश हैं, और जो पश्चिमी देश हमारी तरफ देखते हैं, जो यूएस हमारे सामने झुकता है, वो झुकने का कारण यही है क्योंकि हम बहुत बड़े मार्केट हैं। तो हम उस मार्केट को खुद क्यों नहीं इस्तेमाल करते, हम खुद अपनी चीज़ें क्यों नहीं बनाते। आजकल सरकार जो है वो इतनी सारी सुविधाएं दे रही है, इतना सब कुछ है, लोन की इतनी इजी फैसिलिटी है, अपना सेटअप करने को बहुत कुछ है। अपना इस टाइम की जो सरकार है वो इस चीज को प्रमोट भी बहुत कर बहुत ज्यादा कर रही है, करने को बहुत कुछ है। आप कुछ भी कीजिए, शुरू कीजिए, सरकार आपको सपोर्ट करेगी। और आप पूछ रही थी हमारी एसोसिएशन के लिए, हमारी एसोसिएशन को ज्वाइन करने के लिए सिर्फ यही चीजें चाहिए कि आप शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति करने का जज्बा हो। कि ये शिक्षा जो इतनी महंगी हो रही है, कभी कभी डर लगता है कि वो अंग्रेजों का समय आ जाएगा कि एलीट क्लास लंदन से पढ़ के आएगी, उनके कपड़े भी लंदन से धुल के आएंगे और आम भारतीय नंगे पैर बैठ के उनको सुनेगा। क्यों नहीं हम सभी ऐसी एजुकेशन अपने देश के बच्चों को दे सकें कि सब एक पेस पर खड़े हों। अभी ये सीरियसनेस लोगों को के पास आ नहीं रही है, मुझे लगता है इसलिए क्योंकि अभी चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। और जिस दिन ये पीक पे आ जाएगा, फिर उस दिन असल में जब तक हम लोग अपनी छोटी मानसिकता से ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक हम लोग मंदिर, मस्जिद, जाति पाति, बड़े छोटे, इन सब चीजों से नहीं निकलेंगे, हम उलझ के रह गए, हम इसमें उलझ के रह गए, दूसरा सब कुछ भूल गए हैं। हम शिक्षा की तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे, जबकि एक टाइम ऐसा था कि हम विश्व गुरु कहलाते थे अपनी तक्षशिला यूनिवर्सिटी की वजह से, अपनी गुरुकुल शिक्षा पद्धति की वजह से। धीरे धीरे नकल करते करते जो अंग्रेज बीज बो गए हमारे देश में, यही बो के गए थे, वो यही बो कर गए थे कि इनकी संस्कृति को, इनकी शिक्षा को खत्म कर दो तो हम ऐसे काले अंग्रेज पैदा कर देंगे कि जो चमड़ी से भारतीय होंगे लेकिन मानसिकता से अंग्रेज। वो सक्सेसफुल रहे हैं, वैसे बात और नहीं। वो और अब हमें, क्योंकि अब हमें माहौल मिल रहा है, अब हमारे पास ऐसी सरकार है कि जो इस सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। तो मैं थोड़ा सा सिर्फ ये चाहती हूँ कि जो अलग अलग माइनॉरिटीज के नाम पे जो स्कूल खुल गए हैं और जो हमारी यंग जनरेशन को, जिसको हम एज ए पेरेंट नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे अंदर बहुत क्रेज है कि हम चाहते हैं मेरा बच्चा जो है सेंट मैरीज में पढ़े, मेरा बच्चा सेंट पॉल्स में पढ़े, मेरा बच्चा सिल्वर बेल्स में पढ़े। कि ये जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के नाम पे हो सकता है ऑब्जेक्शन हो इस बात को जो मैं कह रही हूँ, लेकिन सोचने के लिए एक चीज़ डाल रही हूँ आपके व्यूअर्स के अंदर भी, कि मैं अपने कल्चर से बच्चे को दूर कर रही हूँ। मेरा यही रीज़न था अपने बच्चे को उस स्कूल में नहीं एडमिशन कराना। हम अपने बच्चों को खाना खाने से पहले भोजन मंत्र कराते थे। पेरेंट्स के अंदर ये मानसिकता है कि उन स्कूलों में डिसिप्लिन बहुत होता है, सिर्फ इस चक्कर में वहाँ एजुकेशन बहुत अच्छा होता है, वो डाल रहे हैं। ये सिर्फ एक भ्रम है। हाँ, जैसे आजकल पूरी जो अर्थव्यवस्था है ना, जो पूरा देश है, क्या बल्कि पूरा संसार अगर हम कहें तो वो मार्केट गाइडेड हो रहा है। कि आप अपना टाइम याद कीजिए, मुझे तो याद है कि हम पेन लाते थे और पेन की रिफिल आती थी। हाँ, छोटा सा एग्जांपल। हाँ, और आजकल पेन यूज एंड थ्रो वाले आ रहे हैं। हाँ, तो चीजें भी ऐसे ही हो रही हैं। और हम नई जनरेशन आपसी संबंधों को भी यूज एंड थ्रो पे इस्तेमाल करने लगी है। इसीलिए हम शादी संस्कार, विवाह संस्कार छोड़ के लिव इन की तरफ चले गए। तो हम उस कल्चर से हमें निकलना पड़ेगा, और उससे निकलने के लिए एजुकेशन ही माध्यम है और कुछ नहीं। हम अगर कोई क्रांति लाना चाहते हैं, हम अगर समाज को बदलना चाहते हैं, तो वो क्लासरूम के थ्रू ही बदलेगा। और क्लासरूम के थ्रू तब बदलेगा जब क्लासरूम में खड़ा होने वाला शिक्षक जो उन 40 बच्चों को संस्कार दे रहा है, वो अपनी मानसिकता बदलेगा। उसकी डिग्री एक अलग चीज़ है, उस डिग्री से वो वहाँ खड़ा हो गया, लेकिन उसके थ्रू वो बच्चों में डाल क्या रहा है, बच्चों में जा क्या रहा है, बच्चों को हम सिखा क्या रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो एजुकेशन में होनी बहुत ज़रूरी है।
जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम और आप बात कर रहे थे कि कोविड के टाइम मजबूरी थी कि ऑनलाइन पढ़ाई जाए। हाँ, ये बहुत मतलब बड़ा क्वेश्चन है मेरे लिए, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये ऑनलाइन क्लासेस का जो सिस्टम चल गया है, उस टाइम ज़रूरी था। इतना बड़ा दिक्कत आ गया था पूरे यूनिवर्स, पूरे विश्व में, कि आपको ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि कितने दिन स्कूल बंद करेंगे, ठीक बात है। बट अब क्या ज़रूरत है? देखिए, वो समय की मांग थी। हाँ। मैंने आपको कहा ना कि पानी का कैरेक्टर क्या है, जब गर्मी हुई तो भाप बन के उड़ गया, जब ठंड मिली तो बर्फ बन गया, और जब नॉर्मल हो गया तो अपना पानी की स्थिति में आ गया। हाँ। तो वो एक इमरजेंसी थी। वो अब आप ये देखिए कि कोई मरीज है और उसकी ज़्यादा हालत ख़राब है तो उसको आईसीयू में भेजा जाता है ना। वहाँ की कंडीशंस, टर्म्स अलग होती हैं, अलग सिस्टम होता है। लेकिन हर वक्त तो आईसीयू में नहीं रख सकते ना। हाँ। जब आईसीयू से बाहर आएगा तब तो नॉर्मल कंडीशन में रखा जाएगा ना उसको। तो ये जो कोविड के टाइम ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम था, वो एक आईसीयू की तरह था, क्योंकि उस वक्त बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल ही अलग ना हो जाएं, इसलिए थोड़ा थोड़ा बच्चों तक पहुंचता रहे, वो ऑनलाइन जरूरी था। लेकिन आज की तारीख जब सब कुछ चीजें नॉर्मल हो गई हैं, तो फिर अब जरूरत नहीं है कि ऑनलाइन मोड पर जाएं। आप इस चीज को अपने बच्चे के साथ देख लीजिए। आपका छोटा बच्चा है, मम्मी ऑनलाइन उसे मिलती रहेंगी तो क्या वो ठीक रहेगा? उसको मम्मी की प्रेजेंस अपने आसपास चाहिए, कुछ भी अगर सीखना है तो। ऐसे ही एजुकेशन जो है ना, वो कोई बहुत आसान चीज नहीं है। वैसे तो YouTube पर गूगल बाबा सब कुछ बता देगा। हाँ। लेकिन आई कांटेक्ट जब तक टीचर के साथ नहीं होगा, टीचर के सामने बच्चा नहीं बैठा होगा, टीचर उसके हाव भाव देखकर नहीं समझेगा। कई बार टीचर क्लास में होते हैं, 40 बच्चे क्लास को पढ़ा रहे होते हैं, एक बच्चे की शक्ल है, बेटा आज क्या हुआ तुमको, कैसे चेहरा उतरा हुआ है? ऑनलाइन में कहाँ पॉसिबल है वो? और हमने इस ऑनलाइन पढ़ाई के चक्कर में अपने छोटे छोटे बच्चों के हाथे में इतने बड़े बड़े गैजेट्स दे दिए। और उसका नतीजा क्या हो रहा है कि बच्चे के दिमाग में वो सब गार्बेज, कूड़ा भर रहा है, जिसका जवाब एज ए माँ मैं और आप नहीं देख सकते। देखिए, इसको मैं छोटा सा ऐसे समझाती हूँ कि अगर आपका बच्चा 6 महीने का है, 6 महीने से छोटा है, तो डॉक्टर कहता है इसको दूध पर रखिएगा, सिर्फ रोटी नहीं खिलानी। वही बच्चा जब 6 साल का हो जाता है, अगर रोटी ना खाए तो डॉक्टर क्या कहता है, इसको अन्न देना शुरू करो, नहीं सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो हर एक बच्चे की एक एज होती है जो उसको ग्रैस्प करना होता है। तो उस एज में बच्चा कैसे सीखेगा? अगर मैं उसको ये फ़ोन पकड़ा दूंगी, उस फ़ोन में वो क्या देख रहा है और उसके लिए ज़रूरी है या नहीं, उसको कैसे वॉच कर पाऊंगी? तो मेरी अपनी जो निजी राय है वो ये है कि एजुकेशन तो आमने सामने बैठकर ही होती है। तो आपकी जो एसोसिएशन है इसके लिए कुछ कदम उठाएगी? बिल्कुल उठाएगी, और उठा भी रही है। हम लोग हर बार मना करते हैं कि जैसे ही थोड़ी सी ठंड पड़ी तो स्कूल ऑनलाइन हो गए, थोड़ी सी गर्मी पड़ी। अच्छा, इस सब में स्कूलों का और एडमिनिस्ट्रेशन का ही रोल नहीं है, हम पेरेंट्स का भी है। हमने भी अपने बच्चों को कुछ, ये बात सही है, आपका बच्चा आपके लिए राजकुमार राजकुमारी है, मेरा बच्चा मेरे लिए है, लेकिन अगर बच्चों को राजकुमार राजकुमारी वाली परवरिश देंगे तो आगे जिंदगी में चल के जो उनको संघर्ष मिलेगा, उस संघर्ष का वो सामना नहीं कर पाएंगे। और जिसके ग्लिम्सेस आप देख रहे हैं कि हम बहुत अच्छे इंजीनियर पैदा कर रहे हैं, डॉक्टर्स पैदा कर रहे हैं, आईटी प्रोफेशनल पैदा कर रहे हैं, एआई के फील्ड में सारे वर्ल्ड में हमारा डंका बज रहा है, हम ये सब पैदा कर पा रहे हैं, लेकिन हम एक ऐसा मनुष्य नहीं पैदा कर पा रहे कि जो जीवन के संघर्ष को झेल सके। हमने देखा कोविड के टाइम पर कि जब विदेशों में जो हमारा यूथ रह रहा था, उनकी नौकरी चली गई तो वो पंखे पे टंग गए। कोटा से हम रोज़ न्यूज़ सुनते हैं कि जो टॉपर्स 10-12 के कोटा जा रहे हैं कोचिंग करने, और वो जरा से प्रेशर को नहीं झेल पाए और सुसाइड कर लिया उन्होंने। बहुत छोटे तो छोटे जीवन बच्चे भी कर रहे में हैं। आने वाले संघर्ष को झेलना अगर एजुकेशन नहीं सिखा पा रही है तो फिर ऐसी एजुकेशन का फायदा क्या है? गांधी जी ने कहा था, शिक्षा का अर्थ है बच्चे का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास। उस सर्वांगीण विकास में सिर्फ रटकर और पेपर पास करना नहीं आता। जिंदगी जो पेपर आपके सामने लाएगी, उनको आप कितने फ्लाइंग कलर्स के साथ पास करते हैं, और ये वो सही शिक्षा। और ये आज की एजुकेशन सिस्टम नहीं सिखा रही, नहीं सिखा पा रहा। नहीं सिखा पा